गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है एटॉमिक रेडियस। और इसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर अबाउट मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ से कहाँ जाने पर इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, वो सारा हम पढ़ चुके। साथ ही साथ मेटलॉइड्स क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ उनको प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल में, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। कि अब बारी आती है एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस के लिए यहाँ पर क्या ट्रेंड्स है वो देखने को मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाने पर या अप टू डाउन जाने पर ग्रुप के अंदर, तो वहाँ क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एटॉमिक रेडियस हम मेजर कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा आप देखना और लास्ट में हम लोग MCQs वगैरह भी लेंगे ताकि आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स जो पढ़े हैं तो उनको आप प्रैक्टिस है वो कर पाओ और उनको समझ पाओ अच्छे से। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करते तब तक जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं तो उनको वहाँ पर उसका कोई सेंस है वो नहीं रह जाता अगर जब तक हम उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो एटम, जैसे ही हम बोलते हैं एटम, तो हमारे दिमाग में कुछ इस टाइप की पिक्चर है वो बन जाती है। अगर जैसे हमने एक ही शेल बनाया है यहाँ पर तो इस तरीके की पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है। और अगर मैं बोलती हूँ एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस और इसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस है वो बोलेंगे। जैसे कि आप लोग सर्कल बनाते हो ना, तो सर्कल के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट हो गया और ये जो पेरीफेरी हो गई, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाती है। तो ये से ही यहाँ पर जो एटम है उसको हम इस तरीके से सर्कल है वो अगर मानते हैं तो बीच में जो सेंटर जो पॉइंट है वो और जो आउटर मोस्ट जो शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैठे हुए हैं, उस पर्टिकुलर जो शेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या नाम देंगे, एटॉमिक रेडियस नाम देंगे। पर एटम का जो साइज है वो इतना छोटा होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो ये तो एटम का जो हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँ जो सबसे छोटा एटम है, तो साइज़ इतना कम है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको हमने पकड़ा, जैसे हम सर्कल के अंदर जो रेडियस मेजर करते हैं वैसे इसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि हमने पकड़ा और उसको स्केल से मेजर करके बता दी कि भाई हाँ इतनी रेडियस है। इतना स्मॉल साइज़ है तो हम कैसे उसको मतलब मेजर करें एटॉमिक रेडियस। तो साइंटिस्ट लोगों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई इनकी रेडियस है वो कैसे फाइंड है वो की जाए। तो एक्चुअल रेडियस तो हम फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि एक एटम का साइज इतना स्मॉल होता है कि हम वहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वो मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम प्रैक्टिकली अप्रोच, अगर हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो वहाँ पर एक एटम के लिए तो हमें रेडियस है वो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं और जो उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूल जो डिस्टेंस है उसका हम क्या कर देते हैं, हाफ है वो कर देते हैं। क्योंकि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम मेजर है वो कर सकते हैं बाय एक्सरे और अदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं उनके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। तो अब वो क्या क्या मेथड्स हैं, मतलब क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम रेडियस मेजर कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। उसमें सबसे पहला है कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो वो कैसा बनेगा, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब जब भी कोवेलेंट रेडियस आप मेजर करो तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है अपने दिमाग में आपको ध्यान में रखने हैं कि जिस भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हम यहाँ पर जो कोवेलेंट रेडियस मेजर करेंगे, दैट एटम, या हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल शुड बी डाई एटॉमिक है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम O3 के लिए भी यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस है वो मेजर कर लें। वहाँ पर उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम है वो कितने होने चाहिए, वहाँ पर 2 ही एटम्स होने चाहिए। जैसे कि वहाँ पर H2 है वो हो सकता है, Cl2 है वो हो सकता है। और सेकंड पॉइंट है जो ध्यान में रखना है कि जिस भी एटम के लिए वहाँ पर हम कंसिडर करेंगे तो उस पर्टिकुलर जो उसका जो मॉलिक्यूल है, इसमें हम पूरा लिख देते हैं एटम्स प्रेजेंट, ये प्रेजेंट लिखा है मैंने, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल शुड बी बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड
उनके बीच में बॉन्ड भी कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है वो होना चाहिए। इस चीज़ का भी हमें क्या करना है, ध्यान है वो रखना है। तो दो बेसिक पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान में रखने हैं कि जब भी आपके लिए मतलब क्वेश्चन अगर आता है कि भाई इनके लिए कोवेलेंट रेडियस है वो फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि क्या उनके लिए वाकई में कोवेलेंट रेडियस फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा O2, तो O2 के अंदर डायटोमिक तो है बट वहाँ पर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड जब तक नहीं होगा तब तक एग्जैक्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो हमें पता है वो नहीं चल पाएगी। तो हमें ये दो प्रायर कंडीशन है वो ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कोवेलेंट रेडियस मेजर करें तो वहाँ पर मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, डायटोमिक होना चाहिए। साथ ही साथ डायटोमिक के साथ में होमो भी होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। होमो से मतलब सेम एटम्स होने चाहिए, लाइक मतलब जैसे H2 Cl2 इस तरीके से होमो एंड डाई होना चाहिए। और यहाँ पर जो उनके बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है वो होना चाहिए। जैसे HH के बीच में हमने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वो बना रखा है। तो यहाँ पर अब इसी से हम शुरुआत करते हैं कि अगर हमें यहाँ पर देखना है कि भाई कोवेलेंट रेडियस अगर हमें यहाँ पर पता लगानी है कि भाई हाइड्रोजन एटम है और इसकी कोवेलेंट रेडियस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको डायग्राम है वो बनाना है। ये इस सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया और ये इस सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम को जो रिप्रेजेंट है वो कर रहा है। क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम को हम यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते, इतना स्मॉल साइज होता है, तो इस वजह से हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब इनके दोनों न्यूक्लियस की जो बीच की जो डिस्टेंस है उससे हमें क्या कर देना है, हाफ है वो कर देना है। तो यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस के लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट के अगर हम बात करें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 74 पिकोमीटर, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हाइड्रोजन की हमको मिलेगी यहाँ पर 37 पिकोमीटर कोवेलेंट रेडियस है वो हमको मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर जो दो एटम्स मैंने बनाए हैं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एटम को यहाँ पर दूसरे से हमने क्या कर रखा है, ओवरलैप है वो कर रखा है। यहाँ पर जो दो एटम्स हैं इस तरीके से पार्शियली वो क्या करेंगे, ओवरलैप है वो करेंगे, क्योंकि एक एटम है वो वहाँ पर पार्शियली दूसरे एटम को क्या करेगा, हल्का सा है वो कवर करेगा, तब जाकर ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग के बाद में वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनता है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से ही बनाना है जब आप कॉपी में वहाँ पर बनाओगे। अब एक पॉइंट और आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन का लिया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पर वो हम डिस्कस करेंगे क्लोरीन का। तो क्लोरीन का अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं Cl2, तो यहाँ पर ये हमने बना लिए दो मॉलिक्यूल्स, ये सेंटर पॉइंट्स हो गए और इनके बीच की डिस्टेंस को हमें क्या कर देना है, हाफ है वो कर देना है। तो Cl के लिए कोवेलेंट रेडियस, मैं शॉर्ट में Cr लिख देती हूँ, Cr फॉर क्लोरीन एटम। तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इसके रेस्पेक्ट में, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में हमें मिलेगी 198 पिकोमीटर। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर हमको क्या मिलेगा, 99 पिकोमीटर है वो मिलेगा। तो हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस किए, एक तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल डिस्कस किया और दूसरा हमने किसका डिस्कस किया, क्लोरीन का है वो डिस्कस किया। और वही चीज़ हमें अप्लाई करनी है। डायटोमिक हमारा जो मॉलिक्यूल है वो होना चाहिए, होमो होना चाहिए। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब सेम एटम्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमने एक Cl ले लिया तो हम दूसरा वहाँ पर हाइड्रोजन ले लें या कुछ और ले लें, तो दोनों एटम्स क्या होने चाहिए, सिमिलर है वो होने चाहिए। तो उसका मतलब होगा होमो एटॉमिक। और साथ ही साथ वहाँ पर हमने डिस्कस किया कि भाई बॉन्ड है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है वो होना चाहिए। लाइक अगर हमें N2 हम इससे यहाँ पर फाइंड आउट है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, O2 के अंदर डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है वो होना चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट टाइप की जो रेडियस है वो हम ले लेते हैं
मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, अब जैसे यहाँ पर भी आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको नाम से ही पता चल जाएंगी। मेटेलिक रेडियस का मतलब होगा कि भाई जो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड है वो बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा मेटेलिक रेडियस, ठीक है। मेटेलिक रेडियस के अंदर भी हमें क्या करना है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two bonded metallic atom through metallic bond is known as, ये known as लिखा है मैंने यहाँ पर, is known as metallic radius। इसी को हम क्या कहेंगे, मेटेलिक रेडियस है वो नाम देंगे। तो दो मेटल्स के बीच के अंदर यहाँ पर जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका हमें क्या कर देना है, हाफ है वो कर देना चाहिए। तो अगर हमें उसका अगर हाफ मिल जाता है तो उसको हम क्या नाम देंगे, मेटेलिक रेडियस नाम देंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और हमको पता चल जाएगा कि भाई मेटेलिक रेडियस हम किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, मेटल्स के लिए फाइंड आउट करते हैं, और जो कोवेलेंट रेडियस है वो हम नॉन मेटल्स के लिए फाइंड आउट है वो करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट और आप लिख सकते हो, इट इज़ यूज्ड फॉर मेटल्स, और वहाँ आपको लिखना है इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स, जो कोवेलेंट रेडियस हमने लिखा था। अब इसके लिए एग्जाम्पल हमने जैसे ले लिया कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए यहाँ पर हम जब दो एटम्स बनाएंगे, अब यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग जब डायग्राम कॉपी में बना रहे होंगे, ओवरलैपिंग नहीं करनी। यहाँ पर जो दो मेटल्स है सिर्फ इनकी सरफेस है वो टच करके बतानी है, सिर्फ यहाँ पर ये हल्का सा यहाँ पर नियरर आएंगे, बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा। ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं बतानी है, यहाँ पर जस्ट आपको क्या बताना है, दोनों एटम्स को क्लोज है वो बताना है। अब इस डिस्टेंस का हमें क्या कर देना, हाफ है वो कर देना है। तो अगर हम मान के चल रहे हैं भाई ये कॉपर एटम्स हैं यहाँ पर दोनों के दोनों, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके लिए हमें वहाँ पर मेटेलिक रेडियस है वो फाइंड करनी है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 256 पिकोमीटर। अगर आप इसका हाफ करोगे तो आपको मिल जाएगा 128 पिकोमीटर, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर मेटेलिक रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है डायग्राम बनाते वक्त कि भाई दोनों एटम्स को आप ओवरलैप यहाँ पर नहीं करोगे, जबकि कोवेलेंट रेडियस में पार्शियली आपको क्या करके बताना है, ओवरलैप है वो करके बताना है, मेटेलिक रेडियस में ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर एक लास्ट यहाँ पर रह गया वॉन डेर वाल रेडियस, क्योंकि अगर आप जो बच्चे मतलब बहुत फेमिलियर हैं पेरियोडिक टेबल से, और अगर उन्होंने एटॉमिक रेडियस का अगर साइज़ है वो अगर देख रखा है, काफ़ी सारी पेरियोडिक टेबल में आपको मिल जाता है साइज़, तो वहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे जो एक पीरियड के अंदर हम जब भी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमने नॉर्मल ट्रेंड तो क्या पढ़ा है, साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर, और वही एक्सट्रीम राइट में जाते हो जब आप 18 ग्रुप में जाते हो तो वहाँ पर सडन बहुत राइज है वो आपको मिलता है एटॉमिक रेडियस के अंदर। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो कहता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज तो डिक्रीज होना चाहिए, फिर एकदम से सडन इतना राइज क्यों हुआ, क्यों वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर एटॉमिक रेडियस, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो रीज़न यहाँ पर होगा वॉन डेर वाल रेडियस, इसका रीज़न है वॉन डेर वाल रेडियस। अब वॉन डेर वाल रेडियस क्या है, यहाँ पर किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं? तो वॉन डेर वाल रेडियस सबसे पहले तो उसके लिए जैसे अभी जब हमने पढ़ा कोवलेंट रेडियस तो मैंने कहा था कि बॉन्ड क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर वहाँ पर मेटेलिक रेडियस पढ़ा तो मैंने क्या बताया कि बॉन्ड का टाइप क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। तो अगर हम वॉन डेर वाल रेडियस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर जो बॉन्ड का टाइप होगा, यहाँ पर जो वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस हैं वो यहाँ पर काम करेंगे, और जो वॉन डेर वाल फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि
कि जो वॉन डेर वाल रेडियस सबसे पहले तो हम मेजर किन के लिए करते हैं, हम ऐसे पर्टिकुलर जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं जो किसी के साथ में बॉन्ड है वो नहीं बनाते हैं, नॉन बॉन्डेड जो एलिमेंट्स होते हैं, इनर्ट होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर वॉन डेर वाल रेडियस है वो मेजर करते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ में रिएक्शन तो करते ही नहीं है, अलग ही रहती है। बाई चांस अगर वो दो एटम्स है वो नियरर आ गए तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पर वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस है वो डेवलप हो जाते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी दो एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पर नियरर आएंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो वहाँ पर एट ए टाइम जो इंस्टेंट वहाँ पर जो फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स जो डेवलप होता है जो कि बहुत वीक होता है, उसको हम बोलते हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस। तो वहाँ पर वॉन डेर वाल फोर्सेस एक तरीके से बॉन्ड नहीं बन रहा है, वहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से वो पास पास हैं। तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस का अगर हम हाफ करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वॉन डेर वाल रेडियस है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कि भाई ये किसके बीच में बनता है या किसके लिए मेजर किया जाता है, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ मेजर्ड फॉर नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। भाई या तो जो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हम उनके लिए मेजर कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, नोबल और इनर्ट गैसेस। इनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वॉन डेर वाल जो रेडियस है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड है वो करेंगे, और इट इज हाफ ऑफ, ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर internuclear distance between two non-bonded atoms of molecule or two noble gases एटम्स। नोबल गैसेस के बीच में जो एटम्स हैं अगर उनके बीच की डिस्टेंस देख लो, या फिर दो ऐसे नॉन बॉन्डेड एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, उनका क्या हो जाएगा, हाफ है वो हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें आगे ये भी लिखना है विच आर नियरर just because of weak वॉन डेर वाल फोर्सेस। ये किसकी वजह से नियरर हैं, सिर्फ और सिर्फ वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस की वजह से यहाँ पर नियरर हैं। तो अब एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं ताकि है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई वॉन डेर वाल फोर्सेस हैं वो मतलब जो वीक होते ही हैं मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स का हो या मॉलिक्यूल्स का। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर नोबल गैस का अगर हमने एग्जाम्पल लिया, तो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हमने लिया आर्गन का, तो ये मैंने यहाँ पर उसके बना लिए 3 शेल्स। अब यहाँ पर ये 2 एटम्स हो गए और ये आपको नियरर नहीं बनाने हैं, मतलब ये थोड़े दूर ही आपको बनाना है। इसके भी 3 शेल हो गए, इसके भी 3 शेल हो गए। अब इनके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसका क्या होगा, हाफ है वो हमको करना है। तो यहाँ पर एकदम ना तो ये एक दूसरे से टच हो रहे हैं, जस्ट ये मतलब थोड़े से नियरर आएंगे तो वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस की वजह से यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा और इसकी वजह से इनके जो बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हम हाफ करके है वो देख लेंगे यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर जैसे जो डिस्टेंस है वो मेजर की गई तो आप कंपेयर कर सकते हो कि बाकी सबके कंपैरिजन में यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या दिख रही है, हमको ज़्यादा है वो दिख रही है। और यहाँ पर आर्गन के केस के अंदर यहाँ पर वॉन डेर वाल रेडियस जब देन इट कम आउट 188 पिकोमीटर। तो जो बहुत मतलब बाकी जो क्लोरीन एटम जो इससे जस्ट पहले आ रहा था उसके लिए हमने कोवेलेंट रेडियस मेजर किया था, वो आ रहा था 99 पिकोमीटर। और अगर यही सेम चीज़ अगर वॉन डेर वाल रेडियस भी अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में अगर वहाँ पर जो 2 एटम्स हैं उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर निकालें तो वहाँ पर क्लोरीन एटम के लिए भी आपको
जो यहाँ पर वॉन डेर वाल रेडियस है वो बहुत हाई है वो मिलेगी। तो जैसे ये Cl, ये Cl मतलब यहाँ पर Cl2 हो गया, ये Cl2 हो गया। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ करें तो वो क्लोरीन की वहाँ पर रेडियस हो गई, वॉन डेर वाल रेडियस, और वो हमको मिलती है 175 पिकोमीटर। तो भी यहाँ पर अगर हम देखें कि हम लेफ़्ट टू राइट अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो क्लोरीन और अगर वहाँ पर आर्गन को भी अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो आर्गन है उसका वहाँ पर जो वॉन डेर वाल रेडियस है वो सबसे हाई है, वो हमको वहाँ पर मिल रहा है 188 पिकोमीटर मिल रहा है। और आपने यहाँ पर अगर कंपेयर करो कि क्लोरीन के लिए अगर हमने कोवलेंट रेडियस मेजर किया था तो वो 99 पिकोमीटर आ रहा था, जबकि यहाँ पर हमको वॉन डेर वाल रेडियस कितना मिल रहा है 175 पिकोमीटर मिल रहा है, जो कि क्या है बहुत हाई है। तो एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है वो किसी भी लेवल का है वो आ सकता है, तो हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर हमने जैसे कोवलेंट रेडियस पढ़ा, मेटेलिक रेडियस पढ़ा, वॉन डेर वाल रेडियस पढ़ा, तो अगर तीनों को कंपेयर करें तो सबसे जो बड़ा जो साइज है वो किसका होगा, यहाँ पर वॉन डेर वाल रेडियस का होगा। तो यहाँ पर वॉन डेर वाल रेडियस का साइज है वो सबसे हाई हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मेटेलिक रेडियस है वो यहाँ पर उससे कम हुआ, और उसके बाद में जो कोवलेंट रेडियस है तो उसका जो साइज़ है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। और भी अगर चाहो तो इनको इस तरीके से भी बना सकते हो कि भाई ये जो दो एटम्स है यहाँ पर वो नियरर हमको नहीं शो करने हैं और इनका हमें हाफ करना है। मेटेलिक रेडियस में हमने क्या कहा कि भाई ये दो एटम्स है जस्ट बाउंड्री से क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे, और यहाँ पर इनका डिस्टेंस का हाफ हमने करना है। कोवलेंट रेडियस के अंदर यहाँ पर पार्शियल ओवरलैपिंग है वो बतानी है, फिर यहाँ पर हाफ है वो करना है। तो तीनों को अगर कंपेयर करके देखो तो यहाँ पर ये वाला जो साइज़ है वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। कोवलेंट रेडियस हमेशा हमको कम मिलेगी, मेटेलिक रेडियस उससे हाई मिलेगी, और सबसे हाई है वो वॉन डेर वाल रेडियस है वो आपको मिलेगी। तो ये हमने यहाँ पर कंक्लूजन है वो फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो नॉर्मल जो ट्रेंड रहते हैं एक पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, जो हम वैसे तो पढ़ चुके हैं पर फिर भी हम वापस एक बार देख लेते हैं। तो ग्रुप के अंदर इन ए ग्रुप when we move down size increases, or we can say atomic radius increases due to increase in number of shells, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज है वो होगा। और वही अगर एक पीरियड के अंदर अगर हम देखें, इन ए पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज, एटॉमिक रेडियस भी लिख सकते हो, डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि हमने कल बहुत अच्छा से डिटेल में डिस्कस है वो किया था। और शेल है वो सेम रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर साइज है वो हमेशा डिक्रीज होता है। और यहाँ पर क्या होगा, साइज ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। अब ये पूरा हो गया। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ लिया कि किसमें किस टाइप का रेडियस है वो कैसे लेंगे, कौन कौन सी रेडियस होती है। इसमें से आयनिक रेडियस मैंने आज है वो डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल जो रेडियस है वो हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से है वो वीडियो मैंने बना रखा है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, साथ ही साथ वॉन डेर वाल रेडियस। एक पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड है वो क्या रहता है, अप टू डाउन जाने पर, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं यहाँ पर कि एग्जाम में किस टाइप के एमसीक्यूज है वो आ सकते हैं, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनके लिए जो भी अगर देख रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं एटॉमिक रेडियाई के ऊपर। तो वो क्वेश्चंस अब जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज। आपको यहाँ पर बताना है कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से करेक्ट एटॉमिक रेडियाई का सीक्वेंस किस में फॉलो है वो किया गया है।
तो एक सबसे बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक पीरियड के अंदर तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वहाँ पर साइज़ है वो डिक्रीज होना चाहिए, और अप टू डाउन जाएंगे तो साइज़ है वो इंक्रीज है वो होता है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड से है वो बिलोंग करते हैं। तो थर्ड पीरियड जैसे कि भाई सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो 11 से लेकर यहाँ पर 14 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको रखा गया है। अब हमें देखना है कि भाई इनका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए। तो अगर एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज है वो होना चाहिए। इसका मतलब है कि सोडियम का साइज सबसे ज़्यादा, देन मैग्नीशियम, और उसके बाद में एल्यूमिनियम, और उससे सबसे जो कम साइज है वो किसका होना चाहिए, सिलिकॉन का होना चाहिए थर्ड पीरियड के अंदर। अब हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, सोडियम का साइज सबसे ज़्यादा, देन मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, और उसके बाद में सिलिकॉन। जबकि इसमें सिलिकॉन को सबसे पहले लेकर आगे जबकि सबसे छोटा होना चाहिए। इसमें एल्यूमिनियम को सबसे पहले लेकर आगे जो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। करेक्ट ऑप्शन ये होगा क्योंकि सोडियम सबसे पहले आ रहा है तो उसका साइज सबसे ज़्यादा, फिर लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद में इन विच ऑफ फॉलोइंग सेट एलिमेंट्स हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम किसकी होगी ये हमें बताना है, मतलब ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि सडन, जैसे भाई अगर हम बात करें लिथियम और सोडियम की, तो लिथियम और सोडियम में जो सोडियम का साइज़ है वो ज़्यादा होगा, और वही सोडियम से पोटेशियम का साइज़ है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक एक शेल बढ़ता जा रहा है, एक पूरा शेल वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो साइज़ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पर एक पीरियड के अंदर शेल है वो सेम रहता है, पर वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से बहुत ज़्यादा एकदम सडन आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन है वो देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर +1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको वहाँ पर बताना है कि भाई किसका वहाँ पर साइज़ ऑलमोस्ट है वो सेम रहेगा। तो इतना तो मैंने हिंट दे दिया कि आपको एक पीरियड के अंदर ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरिएशन एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक पीरियड अगर देखना चाहें तो ये तो सेकंड ग्रुप हो गया, ये सेकंड पीरियड है, यहाँ पर ये 16 ग्रुप हो गया, और ये यहाँ पर एक ही पीरियड से है वो बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो फोर्थ पीरियड है उसी के अंदर आपको आयरन, कोबाल्ट है वो, निकल है वो दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर दो हमको पीरियड मिल रहे हैं, एक तो ये वाला भी मिल रहा है और एक ये भी मिल रहा है। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है बच्चों को कि भाई जब दो पीरियड हैं तो अब हम क्या करें, कैसे हम करेक्ट ऑप्शन है वो फाइंड करें। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ये दो तो मेटल्स हैं, मेटेलिक रेडियाई, और यहाँ पर जो बोरोन है वो इधर की तरफ आ जाएगा, राइट साइड के अंदर आ जाएगा, तो नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वहाँ पर इसका साइज़ तो क्या होगा, इनके कंपैरिजन में स्मॉलर होगा, क्योंकि इसके लिए हम कोवेलेंट रेडियस है या जो हम दूसरे टाइप की जो रेडियस है वो मेजर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा राइट साइड के अंदर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो कि लिथियम, बेरिलियम है वो तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में रह गया, और ये 13 वहाँ पर ग्रुप के अंदर आ गया, तो बहुत राइट साइड के अंदर आ चुका है। तो इस वजह से इनके जो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस में बहुत आपको वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा। जबकि आयरन, कोबाल्ट और निकल, यहाँ पर अगर इनके एटॉमिक नंबर अगर आपको पता हो तो यहाँ पर 26, 27, 28 जस्ट पास ही हैं। तो यहाँ पर ये जो सेट्स हैं जो पास हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं कि जो एकदम भी पास बैठे हुए हैं, तो उनके अंदर आपको इतना वेरिएशन है वो एक साथ नहीं मिलेगा। जबकि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ गया। ये चलो ये लिथियम बेरिलियम में तो इतना आपको नहीं मिलेगा वेरिएशन, बट यहाँ से बेरिलियम से बोरोन बहुत डिस्टेंस है वो आ गया, इसकी वजह से यहाँ पर वेरिएशन आपको ज़्यादा मिलेगा। और जबकि यहाँ पर वेरिएशन है वो क्या है, कम है, वो बहुत कम है वो मिलेगा, ऑलमोस्ट है वो सेम एटॉमिक रेडियाई आपको मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। उसके बाद में आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड हो चाहे थर्ड पीरियड हो, वहाँ पर आपको देखना है कि लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और ये कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग का मतलब कि जिसका साइज़ वहाँ पर सबसे स्मॉल है
वो हम वहाँ पर क्या करेंगे, पहले वो लिख देंगे, फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें वहाँ पर जमाना है। तो इनमें से सबसे स्मॉल, मतलब जो अगर हम देखें कि एक्सट्रीम राइट साइड के अंदर कौन है, फ्लोरीन बैठा हुआ है, तो फ्लोरीन का साइज क्या होगा, सबसे स्मॉल, देन नाइट्रोजन का, उसके बाद में बेरिलियम का, और उसके बाद में क्या होगा, लिथियम का। क्योंकि लिथियम तो है फर्स्ट ग्रुप में और ये कहाँ है, सेकंड ग्रुप में, तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के अंदर लिथियम है वो आएगा। तो ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब ये अगर हम देखें तो ये 17 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17 है। अब वहाँ पर ग्रुप में तो क्या होगा कि डाउन टू द ग्रुप जाने पर साइज है वो इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ पर डाउन टू द ग्रुप अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ऊपर आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और सबसे लास्ट में आता है एस्टेटीन। तो फ्लोरीन तो यहाँ पर दे नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो दे रखे हैं उनको हम देख लेंगे यहाँ पर। तो क्लोरीन का साइज है वो सबसे छोटा होगा, देन ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन, और लास्ट में आ जाएगा एस्टेटीन। एस्टेटीन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पर साइज इसका सबसे ज़्यादा है क्योंकि ग्रुप में सबसे नीचे की तरफ है, तो इसका साइज क्या होगा, सबसे लार्जर है वो होगा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हो गया इस पीरियड के लिए, ये हो गया हमारे ग्रुप के लिए। तो इस तरीके से हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, पीरियड वाले भी देख लिए और ग्रुप वाले भी देख लिए, और जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो वो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, जिनसे आप कॉन्सेप्ट से वो लगा सकते हो, और वहाँ पर इस टाइप के एटॉमिक रेडियस वाले क्वेश्चंस है वो एग्जाम के अंदर है वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।